तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज आल्सो कॉमनली नोन एज। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को दूसरा क्या कहा जाता है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ही कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहा जाता है। ओके, तो राइट आंसर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग सीपीआई नंबर्स। मतलब क्या है कि हमें जो हम कंप्यूट करते हैं सीपीआई नंबर निकालते हैं उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए सिंपल सी बात है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट इतना है कि हम स्टडी कर सकें कि प्राइस का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है कंज्यूमर्स के ऊपर, जो प्राइस चेंज है उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है कंज्यूमर्स के ऊपर। तो इसका राइट आंसर आएगा टू स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस ऑन कंज्यूमर्स। ठीक है ना, तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर डिज़ाइन टू रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर। देखिए जो सीपीआई होता है वो डिज़ाइन होता है कि वो कॉस्ट ऑफ लिविंग बता सके, किसकी बता सके, तो डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल डिफरेंटली। जो डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल हैं, जैसे कि मिडिल क्लास होते हैं, रिच होते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं, उनकी डिफरेंट तरीके वो कॉस्ट ऑफ लिविंग को बता सके। सीपीआई नंबर को इसीलिए डिज़ाइन किया जाता है, इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर आएगा बी, डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल डिफरेंटली। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिग्निफिकेंस ऑफ सीपीआई मेंशन्ड इन द नोट्स। सिंपल सी बात है कि इनमें से क्या जो है वो सीपीआई की जो है सिग्निफिकेंस नहीं है। तो हम पहले ऑप्शन पढ़ लें, वेज नेगोशिएशंस एंड वेज कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉर्मुलेशन ऑफ टैक्सेशन पॉलिसीज, डिटरमाइनिंग द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी, रेंट कंट्रोल एंड जनरल इकोनॉमिक पॉलिसीज। देखिए सीपीआई जो होता है वो हमें वेज नेगोशिएशंस करने में भी हेल्प करता है, टैक्सेशन पॉलिसीज़ बनाने में भी हेल्प करता है, और रेंट कंट्रोल या फिर जनरल जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उनको भी बनाने में जो है हेल्प करता है, क्योंकि ये डायरेक्टली कंज्यूमर्स के साथ रिलेटेड होता है, इसीलिए इसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहा जाता है। लेकिन वो एक्सचेंज रेट्स को डिटरमाइन करने में ज़रा भी हेल्प नहीं करता, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो राइट आंसर आएगा सी। ओके, डिटरमाइनिंग द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीपीआई द फर्स्ट स्टेप इज द सिलेक्शन ऑफ। अगर हम जब सीपीआई को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? देखिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें कंज्यूमर की क्लास का पता करना है कि जिसके लिए हमें ये सीपीआई नंबर बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है, क्या सिलेक्ट करना? कंज्यूमर क्लास। ठीक है ना, कंज्यूमर क्लास, ये सबसे पहला स्टेप होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, वाइल चूजिंग अ बेस ईयर फॉर सीपीआई इट शुड बी अ ईयर ऑफ। देखिए जब हम सीपीआई के लिए बेस ईयर सेलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, तो हमें क्या माइंड में रखना चाहिए? हमें सिंपली ये माइंड में रखना चाहिए कि वो साल इकोनॉमिकली स्टेबल रहना चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहनी चाहिए उस साल। ठीक है ना, तो राइट आंसर आएगा बी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वहाँ पर उस ईयर में रहनी होनी चाहिए, फिर हम उसको बेस ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर अ रिलायबल सीपीआई द बेस ईयर शुड बी। देखिए फॉर अ रिलायबल सीपीआई मतलब कि सीपीआई इफेक्टिव हो, रिलायबल हो, उसके लिए बेस ईयर कौन सा होना चाहिए? तो देखिए बेस ईयर जो है वो करंट ईयर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, कि अगर हम अब 1950 से 2000 का अगर वो क्या बोलते हैं डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे, या फिर प्राइस चेंजेस को लेविएट करने की कोशिश करेंगे, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसलिए जो बेस ईयर है ना ही वो ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए करंट ईयर से, इतना होना चाहिए कि जिसे हम इफेक्टफुली उसे जो है अपनी पॉलिसीज़ बना सकें, वो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट जो है उसको शो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा बी, नॉट टू डिस्टेंट फ्रॉम द करंट ईयर। तो राइट आंसर आएगा बी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, रिटेल प्राइसेस फॉर सीपीआई कमोडिटीज़ शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम। जो रिटेल प्राइसेस सीपीआई के लिए हैं वो कहाँ से कलेक्ट की जानी चाहिए? देखिए सिंपली वो वहाँ से कलेक्ट करनी चाहिए जहाँ से
जो हमने सेलेक्ट किया है कंज्यूमर ग्रुप को वहाँ पर रहता हो, ठीक है ना, मतलब बेस ऑफ ओरिजिन से हमें क्या है उसे कलेक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर आएगा द रीजन वेयर द सिलेक्टेड कंज्यूमर ग्रुप लिव्स, ठीक है, तो राइट आंसर आएगा बी। मैं चारों ऑप्शन इसीलिए नहीं पढ़ता हूँ, सीधे राइट आंसर इसलिए बताता हूँ कि आपका टाइम ज़्यादा ना हो, क्योंकि मैं वैसी वीडियो नहीं बनाना चाहता कि मैं 20 क्वेश्चन बनाऊँ और 35-40 मिनट की वीडियो बना दूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं इंट्रो भी नहीं देता हूँ, सीधे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो इसीलिए मैं आपको सीधे आंसर बताता हूँ, क्योंकि मैं 50 क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, when items are given importance in proportion to the total expenditure on them it is called। देखिए जब हम एक प्रत्येक आइटम को क्या देते हैं, वेटेज देते हैं। वेटेज का मतलब होता है इंपॉर्टेंस देना, ठीक है ना, वेटेज का मतलब होता है इंपॉर्टेंस देना, ठीक है ना। वेटेज देते हैं इन प्रोपोर्शन टू द टोटल एक्सपेंडिचर, जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है उसमें हर एक आइटम को हमने इंपॉर्टेंस दी है, एक वेटेज दिया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर वेटेज, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर वेटेज। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, CPI measures the change in prices paid by a specific class of consumers in the current year in the comparison with। देखिए सिंपली है कि CPI मेजर करता है चेंजेस एक स्पेसिफिक क्लास की जो वो पे करते हैं करंट ईयर के कंपैरिजन में, किसके, बेस ईयर के, ठीक है ना। हम करंट ईयर को कंपेयर करते हैं किससे, बेस ईयर के, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा बी, बेस ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, The aggregate expenditure method of constructing CPI is based on which index number। देखिए जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड है, ठीक है ना, CPI को कंस्ट्रक्ट करने का, वो कौन से इंडेक्स मेथड पर बेस्ड है, तो वो सिंपली लेस्पियर मेथड पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, लेस्पियर मेथड पर। अब आपको पता ही होगा कि लेस्पियर मेथड जो है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता भी चल जाएगा। खैर, तो इसका राइट आंसर सी है, ठीक है ना, 11 का राइट आंसर सी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। इन द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड फार्मूला CPI समीशन ऑफ P1 Q0 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0 Q0 इनटू 100 व्हाट डज Q0 रिप्रेजेंट। देखिए यही लेस्पियर का मैं बात कर रहा था, यही लेस्पियर का फार्मूला है, ठीक है ना, ये लेस्पियर का फार्मूला है। अब इसमें है कि जो Q0 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो सिंपली बेस ईयर को रिप्रेजेंट करता है। वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बेस ईयर को। और वहीं P1 जो है वो किसको करता है, करंट प्राइजेस को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, द फैमिली बजट मेथड इज आल्सो नोन एज। फैमिली बजट मेथड का दूसरा नाम क्या है, तो फैमिली बजट मेथड को ही मेथड ऑफ वेटेज रिलेटिव्स कहा जाता है, वेटेड, ठीक है ना, रिलेटिव्स कहा जाता है। तो राइट आंसर आएगा ए, मेथड ऑफ वेटेड रिलेटिव्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द फैमिली बजट मेथड द फार्मूला फॉर CPI इज। जो फैमिली बजट मेथड है, ठीक है ना, कौन सा मेथड है, फैमिली बजट मेथड, उसमें जो फार्मूला CPI का है वो क्या है, तो CPI का फार्मूला क्या है, सिंपल समीशन ऑफ वेटेड रिलेटिव डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ वेट। तो राइट आंसर आएगा बी। ओके, तो राइट आंसर हमारा है बी। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, अंडर द फैमिली बजट मेथड आर, ठीक है ना, प्राइस रिलेटिव इज कलेक्टेड एज। सिंपली सी बात है कि आर जो है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और आर क्या है, प्राइस रिलेटिव, ठीक है ना। तो अंडर फैमिली बजट मेथड हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम सिंपली करते हैं प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। तो राइट आंसर आएगा बी। ओके, तो बी जो है हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इन द फैमिली बजट मेथड W वेट इज कैलकुलेटेड एज। देखिए जो फैमिली बजट मेथड होता है उसमें W का मतलब होता है वेट, ठीक है। तो
उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको सिंपली हम करते हैं कैलकुलेट प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, ठीक है ना। तो पी नॉट इंटू क्यू नॉट, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हमारा राइट आंसर आएगा सी। तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। तो राइट आंसर सी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ़ द CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द करंट ईयर इज 142.8, इट इम्प्लाइज दैट द प्राइसेस हैव इंक्रीज बाय डैश कंपेयर टू द बेस ईयर। देखिए, अगर बेस ईयर का मतलब होता है 100, ठीक है ना। अब प्राइसेस हो गई हैं 142.8, तो इसका मतलब है कितना प्राइस जो है इंक्रीज हुआ है, वो हुआ है 42.8, ठीक है ना। वो कितना प्राइस हुआ है 42.8, तो राइट आंसर आएगा सी, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, 17 का राइट आंसर सी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ समीशन ऑफ P1 Q नॉट इज इक्वल टू 350 एंड समीशन ऑफ P नॉट Q नॉट इज इक्वल टू 250 द CPI इज। देखिए, पहले तो इसका क्या मतलब है, लेस्पियर, ठीक है ना। तो ये मतलब P1 Q नॉट डिवाइडेड बाई P0 Q नॉट इंटू 100 करते हैं, तो लेस्पियर का मेथड होता है। आपको मैं वो करवाता था कि क्या करवा रहा था, फार्मूला रिवाइज करवा रहा था। अब इसमें बताया गया है कि CPI क्या आएगा, ठीक है ना। तो इसमें CPI क्या आएगा, तो इसमें अब आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो आप फार्मूला सिंपल लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। 350 को अगर आप करोगे 250 के साथ इंटू करोगे 100, ठीक है ना, तो आपका निकल जाएगा। तो वो आएगा सिंपली सी, ठीक है ना, 140 आएगा। तो वो कितना आएगा, वो आएगा 140। तो राइट आंसर सी है। ये खुद आप सॉल्व कर लेना, मैंने आपको आंसर बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ़ रिलेटिव वेट जो है वेट है वो 3,50,000 है और वेट है 700, तो CPI क्या होगा। तो इसका क्या फॉर्म होता है, तो ये तो सिंपली सॉरी, तो इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम RW को, ठीक है ना, RW को डिवाइड करेंगे W से, तो हमारा आ जाएगा क्या बोलते हैं आंसर। तो आप सिंपली करके देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि देखिए 7 कितने जा 35 होता है, तो 5 जा, तो पहले तो हमारा 5 यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो 2 0 कट गए, तो पीछे कितने बच गए, 2 0, तो 500, ठीक है ना। क्या होगा इसको, तो 500। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 19 का 500 यानी कि बी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। अ CPI ऑफ 25 इंडिकेट्स दैट द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज़। देखिए, अगर CPI 75 है और बेस ईयर होता है 100, तो मतलब 25 कम हो गए, तो इसका मतलब है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो डिक्रीज हो चुकी है, प्राइसेस डिक्रीज हो चुके हैं 25% से, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर अब 21 की ओर बढ़ते हैं। द होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर्स द चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स। देखिए, जो WPI है यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स है, वो मेजर करता है चेंजेस को, प्राइस चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड किससे, जो कि क्या होते हैं, सोल्ड इन बल्क, जो कि होलसेल लेवल पे बिकते हैं, ये उनके चेंजेस को डिटरमाइन करता है। तो राइट आंसर आएगा बी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। विच इंडेक्स इज यूज्ड एज अ ग्रुप ऑफ इंडिकेटर्स टू मेजर इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ इन द इकोनॉमी। देखिए, अगर हमें यह देखना है कि इन्फ्लेशन को मेजर करना है या हमें ग्रोथ को मेजर करना है, तो हम कौन से इंडेक्स नंबर का जो है यूसेज करेंगे, तो WPI का करेंगे। तो राइट आंसर है बी, ठीक है ना, WPI। तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, इन WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स द क्वांटिटीज ऑफ द बेस ईयर एंड करंट ईयर आर। देखिए, जो क्वांटिटीज़ होती हैं बेस ईयर और करंट ईयर की, तो क्या वो सेम होती हैं, डिफरेंट होती हैं, उनको हम कंसीडर नहीं करते हैं या फिर उनको कंज्यूमर फिक्स्ड करते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर आएगा वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है ना। जो क्वांटिटीज़ होती हैं बेस ईयर और करंट ईयर की, वो डिफरेंट होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स ट्रैक्स प्राइस चेंजेस इन द स्टेज। देखिए, जो WPI है
वो ट्रैक्स करता है, मतलब ट्रैक का तो मतलब आपको पता ही है ना, ट्रैक करना, तो वो ट्रैक करता है प्राइस चेंजेस को कौन से स्टेज में। तो वो कौन से स्टेज में करता है, नाम से ही पता चलता है कि रिटेल लेवल से पहले होलसेल लेवल में ही वो क्या कर देता है, वो ट्रैक करता है। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, बिफोर द रिटेल लेवल, या फिर आप कह सकते हो एट द होलसेल लेवल। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, इन इंडिया द WPI इज करंटली कंस्ट्रक्टेड ऑन अ। देखिए इंडिया में WPI जो है वो कौन, उसका मतलब क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कितने इंटरवल्स में हम उसको जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसको हम वीकली बेसिस पर कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। ओके, व्हाट इज द करंट बेस ईयर फॉर WPI इन इंडिया एज पर द प्रोवाइडेड नोट्स। मतलब सिंपली ये बात है कि करंट बेस ईयर फॉर WPI क्या है, तो वो 2011-12 है। ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, कमोडिटीज इन WPI आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मैनी मेजर ग्रुप्स। तो जो WPI है उसमें जो है कमोडिटीज़ हैं उनको हम कितने मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाइड करते हैं, तो उनको हम 3 मेन क्या बोलते हैं ग्रुप्स में क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है ना, तो राइट आंसर आएगा 3। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेन ग्रुप्स ऑफ WPI। तो इनमें से कौन सा जो है वो मेन ग्रुप में नहीं आता है WPI के। तो इसका राइट आंसर आएगा सर्विसेज। ठीक है ना, इसका राइट आंसर आएगा सर्विसेज। देखिए प्राइमरी आर्टिकल्स भी आते हैं, फ्यूल एंड पावर भी आता है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट भी आता है, लेकिन सर्विसेज इसमें नहीं आता। तो ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, द टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज ट्रैक्ड इन द इंडियन WPI इज। जो मतलब टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज़ हैं जिनको हम ट्रैक करते हैं WPI में, वो कितनी है, तो वो 676 हैं। ठीक है ना, वो कितनी है, तो वो 676 हैं। तो राइट आंसर आएगा 676। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ग्रुप होल्ड्स द हाइएस्ट वेटेज इन द इंडियन WPI। तो कौन से ग्रुप को सबसे ज़्यादा वेटेज मिलती है इंडियन WPI में, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में। तो सर वो है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। वो क्या है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। तो उसको कितनी परसेंटेज मिलती है, 63.75। तो 31 क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेटेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इन द WPI। देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हैं WPI में उनको कितनी वेटेज मिलती है, तो 63.75 मिलती है, कितनी मिलती है, 63.75%। ठीक है ना, तो राइट आंसर आएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, द वेटेज ऑफ प्राइमरी आर्टिकल्स इन द WPI इज। जो प्राइमरी आर्टिकल्स हैं उनकी वेटेज क्या है। ठीक है ना, तो सिंपली उनकी वेटेज है 22.02। क्या है, 22.02। तो 32 का राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, हाउ मैनी आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द फ्यूल पावर लाइट एंड लुब्रिकेंट्स ग्रुप ऑफ WPI। तो मतलब कि कितनी आइटम्स को हमने इन्वॉल्व किया है इस कैटेगरी में, तो हमने कितनी आइटम्स को किया है, 19 आइटम्स को किया है। कितनी आइटम्स को किया है, 19 आइटम्स को किया है। तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, राइस, फ्रूट्स, पल्सिस एंड वेजिटेबल्स आर कैरेक्टराइज्ड अंडर विच WPI ग्रुप। तो राइस हो गए, फ्रूट हो गए, पल्सिस हो गए या वेजिटेबल्स हो गए, हमने इनको कौन सी कैटेगरी में रखा हुआ है, तो हमने उसको सिंपली प्राइमरी आर्टिकल्स में रखा हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं, टेक्सटाइल्स, शुगर, पेपर एंड केमिकल्स फॉल अंडर विच WPI ग्रुप। जो टेक्सटाइल हैं, शुगर हैं, पेपर हैं, केमिकल्स हैं डिफरेंट फॉर्म के, उनको हमने कौन से WPI के ग्रुप में रखा हुआ है, तो उन्हें हमने मैन्युफैक्चरिंग में रखा हुआ है।
तो हमने उन्हें किस में रखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में। तो क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। हमारा 36 क्वेश्चन है, द प्राइमरी आर्टिकल्स ग्रुप इंक्लूड्स हाउ मैनी कमोडिटीज। जो प्राइमरी आर्टिकल है उसमें कितनी कैटेगरीज आती हैं, कितने उसमें ग्रुप आते हैं, मतलब कितनी कमोडिटीज आती हैं, सिंपल सी बात है। तो उसमें 98 आती हैं। तो राइट आंसर आएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, द मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप इंक्लूड्स हाउ मैनी आइटम्स। जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप है उसमें कितनी आइटम्स आती हैं मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि 22.2 है, मतलब नहीं 22.2 नहीं है, वो कितना है, सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा कितना है, 63.02, ठीक है ना। तो उसमें कितनी आइटम्स आएंगी, तो उसमें 318 आइटम्स आएंगी, ठीक है ना, 318 आइटम्स आएंगी। अब मैंने बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप का परसेंटेज बताया, अब सही बताया गलत बताया, ये आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि गलत भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना थोड़ा सा, क्योंकि देखूं कि आपका दिमाग अटेंटिव है कि नहीं, आप देख रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, या थोड़ा दिमाग भी चला रहे हो कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। एलपीजी, इलेक्ट्रिसिटी एंड कोल्स आर पार्ट ऑफ विच डब्ल्यूपीआई ग्रुप। जो एलपीजी है, इलेक्ट्रिसिटी है या फिर कोल है, वो कौन से पार्ट ऑफ डब्ल्यूपीआई ग्रुप में आएगा, ठीक है। तो सर वो सिंपली फ्यूल और पावर में आएगा, ठीक है ना, वो सिंपली फ्यूल एंड पावर में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 है, होलसेल प्राइस इंडेक्स इज यूज्ड फॉर फॉरकास्टिंग। देखिए जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो किस चीज़ को फोरकास्ट करने में यूज़ आता है, उससे हम क्या फोरकास्ट करते हैं, सिंपली हम उससे डिमांड एंड सप्लाई जो है उसको फोरकास्ट करते हैं। तो 39 का राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, एन इंक्रीज इन डब्ल्यूपीआई इज जनरली एन इंडिकेशन ऑफ। अगर डब्ल्यूपीआई बढ़ रहा है तो उसका क्या मतलब है, तो सिंपली उसका मतलब है कि डिमांड जो है वो बढ़ रही है। क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, रियल वैल्यू इज एस्टिमेटेड एट। देखिए जो रियल वैल्यू है उसको हम किस में एस्टिमेट करते हैं, तो उसको हम बेस ईयर या कांस्टेंट प्राइजेज में एस्टिमेट करते हैं, इसीलिए रियल वो कहा जाता है। जब आपने जीडीपी डिफ्लेटर भी पढ़ा होगा तो उसमें भी आपको पढ़ा होगा नॉमिनल ईयर डिवाइडेड बाय रियल ईयर, ठीक है ना। तो मतलब पढ़ा होगा आपने इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो वहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, मॉनेटरी वैल्यू इज एस्टिमेटेड एट। जो मॉनेटरी वैल्यू है वो हम एस्टिमेट किस पर करते हैं, करंट ईयर पर करते हैं या बेस ईयर पे करते हैं, तो उसको हम करंट ईयर पर करते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा 42 का बी। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, द फार्मूला फॉर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन बिटवीन 2 वीक्स। जो फार्मूला है किसका, रेट ऑफ इन्फ्लेशन का बिटवीन 2 वीक्स, वो क्या है, A1 एंड A2। मतलब कि है कि फार्मूला हमें सिंपली फार्मूला बताना है। तो देखिए वो फार्मूला सिंपली होता है A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय A1, यानी कि करंट वीक, ठीक है ना, ऐसे आप लिखिए, करंट वीक माइनस बेस वीक, ठीक है ना, मतलब पिछले वाला या प्रीवियस आप कह सकते हो, डिवाइडेड बाय बेस वीक, या जिसे आप कह सकते हो जिसे हम मेजर कर रहे हैं, इनटू 100, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा आएगा बी। तो राइट आंसर हमारा क्या है, तो हमारा राइट आंसर है बी, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, इफ होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर वीक 1 इज 200 एंड फॉर वीक 2 इज 250, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज। देखिए सिंपली वीक 2 को पहले हम लेंगे, जैसे कि वो है 250, उसमें से माइनस करेंगे 200, यानी कि वीक 1 डिवाइड हम किससे करेंगे, वीक 1 से, ठीक है ना। तो मतलब क्या आएगा हमारा, कितना होगा, तो इसको आपको इंटू 100 करोगे, तो इसको आपने को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो कितना निकलेगा, वो 25% निकलेगा। वो कितना निकलेगा, तो वो 25% निकलेगा, ठीक है ना, वो निकलेगा 25%। अब ये कैलकुलेशन है, ये थोड़ी
खुद ही करना सीखो, ठीक है। 25% निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, हाउ इज द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन एस्टिमेटेड। जो एनुअल रेट है इन्फ्लेशन का, उसको हम कैसे करते हैं, एस्टिमेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, बाय कंसीडरिंग द एवरेज ऑफ WPI फॉर ऑल वीक्स ऑफ द ईयर। कैसे करते हैं, हम एवरेज ऑफ WPI लेते हैं सारे वीक्स का ईयर के, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन को एस्टिमेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है, इन इंडिया विच मैथड इज करंटली यूज टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन। इंडिया में हम इन्फ्लेशन कौन से मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो इन्फ्लेशन हम कौन से मेथड से कैलकुलेट करते हैं, तो CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से करते हैं, ठीक है ना। तो 46 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा कलेक्शन फॉर इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो सिंपल सी बात है कि जो इन्फ्लेशन के लिए डाटा कलेक्शन है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो वो NSSO करती है, नेशनल स्टैटिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो राइट आंसर है बी। तो क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन इज परफॉर्म्ड बाय। जो कैलकुलेशन है इन्फ्लेशन की, वो कौन परफॉर्म्ड करता है, तो वो CSO स्टैटिक सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो करता है। तो कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन कौन करता है, CSO करता है। NSO और NSSO क्या करता है, वो भी याद रखना, डाटा कलेक्शन फॉर इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कौन करता है, CSO, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं, द ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ इन्फ्लेशन इज मेड बाय। जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है इन्फ्लेशन की, वो कौन करता है, तो वो सिंपली RBI करता है। वो कौन करता है, RBI करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं, फॉर कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन यूजिंग रिटेल प्राइसिस द बेस ईयर इज जनरली, यानी कि CPI, रिटेल प्राइसिस का मतलब होता है CPI, ठीक है ना। तो जब भी हम कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेशन को यूज़ करते हुए रिटेल प्राइसिस, तो हम बेस ईयर क्या लेते हैं, तो हम प्रीवियस ईयर जो है उसको बेस ईयर लेते हैं। मतलब कि किसको हम बेस ईयर लेते हैं, प्रीवियस ईयर को। अगर हम जैसे कि 2010 का अगर कर रहे हैं, तो बेस ईयर किसको लेंगे, 2009 को, ठीक है। तो मतलब प्रीवियस ईयर को लेते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा बी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको 50 इंपॉर्टेंट MCQs करवाए हैं, किसके ऊपर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर और होलसेल प्राइस इंडेक्स के ऊपर। इससे पहले मैंने आपको इंडेक्स नंबर के ऊपर भी कराए थे। मुझे नहीं लगता कि अगर आप 50 क्वेश्चन ये और 50 क्वेश्चन पहले करके जाओगे तो आपका मेजॉरिटी ऑफ द जो टॉपिक है वो बहुत अच्छी तरीके हो जाएगा। उससे बाहर मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो, और अगर अपना कोई भाई बंधु है तो उसके साथ भी शेयर कर दो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।